हुए हैं, उसके बाद जो है वो आपके पास कोई भी किस्म का घर, वेयर हाउस वगैरह आप इजीली बना सकते हैं, बिकॉज स्टील एंड स्ट्रक्चरल मटेरियल हैज सेवरल एडवांटेजेस हैं इस मटेरियल के। वो एडवांटेजेस कौन से हैं? द मेनी एडवांटेजेस ऑफ स्टील कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज, बिकॉज इट हैज अ वेरी हाई स्ट्रेंथ। इस मटेरियल की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। दिस मीन्स दैट द वेट ऑफ द स्ट्रक्चर दैट मेड स्टील विल बी वेरी स्मॉल। कि हायर स्ट्रेंथ मटेरियल तो है, अगर आप एक पूरा स्ट्रक्चर जो है वो स्टील से बनाते हो इसी हाई स्ट्रेंथ मटेरियल से, तो ओवरऑल आपके स्ट्रक्चर का जो वेट है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगा। और यही कॉन्सेप्ट जो है वो हमें मल्टी स्टोरी या मेगा स्टोरी या वर्ल्ड की जो टॉलेस्ट बिल्डिंग्स है उनके केस में आप चले जाओ, तो स्टील जो है बनिस्बत उसकी स्ट्रेंथ के उसका वजन अपना जो है वो कम था। इस वजह से आपको जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं वो सारी स्टील की बनी हुई नजर आएंगी। And second important point is the uniformity. Properties of steel do not change as opposed to concrete. कि कंक्रीट का एक बीम बनाया हमने, फॉर एग्जांपल reinforced कंक्रीट बीम, उसकी जो लेंथ है वो हमारे पास 30 फीट है, तो हमें कोई श्योरिटी नहीं होती कि एक एंड के ऊपर जो है इसकी प्रॉपर्टीज जो है, फॉर एग्जांपल कंक्रीट की स्ट्रेंथ 3000 psi है, सेंटर में हो सकता है कि 2500 psi हो, और अनदर एंड के ऊपर हो सकता है कि 2800 psi हो। तो स्टील के केस में हम इस चीज़ से जो है वो बिल्कुल जो है वो हम रिलैक्स होते हैं कि स्टील के अंदर होल सेक्शन के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर आप स्ट्रेंथ को मेजर करो तो स्ट्रेंथ जो है वो यूनिफॉर्मली उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है और उस मटेरियल के अंदर एक यूनिफॉर्मिटी डेवलप हुई होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है इलास्टिसिटी। स्टील फॉलोज हुक्स लॉ वेरी एक्यूरेटली कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ। रीइंफोर्स्ड कंक्रीट के केस में जो है वो प्रॉपर्ली हुक्स लॉ फॉलो नहीं होता। यहाँ पे जो है वो स्टील एज अ स्ट्रक्चरल स्टील जो है वो हुक्स लॉ को प्रॉपर्ली फॉलो करता है। देन वी हैव अ डक्टिलिटी। Ductility, a very desirable of property of steel in which steel can withstand extensive deflection, extensive deformation। के स्टील जो है वो एक हायर स्ट्रेंथ हायर डक्टाइल मटेरियल है, हाई डक्टाइल मटेरियल जिसके अंदर डिफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आ सकती है विदाउट फेल्यूर इवन अंडर द हायर टेंसाइल स्ट्रेसेस। और हमें ये एक प्रॉपर वार्निंग प्रोवाइड करता है कि जब आपके पास एक्सट्रीम केसेस के अंदर लोडिंग अप्लाई हो रही होती है ये स्ट्रक्चर हमें प्रॉपर्ली जो है वो वार्निंग प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो ये फेल्यूर की तरफ जाता है। देन वी हैव टफनेस। स्टील हैज़ बोथ स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी। अगर दोनों चीज़ें स्टील के अंदर हैं वी कंसीडर इट एज अ हायर टफर मटीरियल कि जो है वो ये एनर्जी को उतना ही एब्जॉर्ब कर सकता है और एनर्जी को जो है वो रेजिस्ट कर सकता है एक सर्टेन लेवल पर। देन वी हैव एडिशंस टू द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स। क्या आपके जो स्टील स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं उन स्ट्रक्चर्स के अंदर अगर आपको एडिशनल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, एडिशनल आपको मेंबर्स की ज़रूरत है, तो स्टील स्ट्रक्चर्स के केस में आप कहीं पे भी अपना मेंबर जो है वो जाके वेल्ड कर सकते हैं, नेट बोर्ड से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इवन जो बने हुए फॉर एग्जांपल ब्रिज बने हुए हैं उनको आप स्टील के अंदर जो बने हुए हैं स्टील से तो उनको आप वाइड भी कर सकते हैं। जो रीइंफोर्स्ड कंक्रीट के एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उनके अंदर जो है वो आप एज ए स्ट्रेंथनिंग के तौर पे रेट्रोफिटिंग के तौर पे भी स्टील के कंपोनेंट यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास फ्रेम या ट्रसेस वगैरह हैं उनके अंदर एज ए ब्रेसिंग्स वगैरह के तौर पे भी आप एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर एडिशनल जो है वो स्टील के कंपोनेंट्स ऐड कर सकते हैं विदाउट डैमेजिंग देम। तो ये थे हमारे पास जो है वो एडवांटेजेस। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टील एंड स्ट्रक्चरल मटेरियल। स्टील के जितने फायदे हैं उतने ही उसके नुकसान भी हैं। Although steel has all these advantages as a structural material, it also has several disadvantages that make reinforced concrete as a proper replacement material। कि कंक्रीट के जो है वो फायदे और स्टील के जो नुकसान हैं उनको हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। कि स्टील जो है वो उसके फायदे बहुत ज़्यादा हैं लेकिन उसके नुकसान भी हैं। इसी वजह से जो है वो रीइंफोर्स्ड कंक्रीट का जो आइडिया था वो अभी तक सक्सेसफुली यूज़ हो रहा है या चल रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम कॉलम के केस में कंसीडर करें कि स्टील के कॉलम जो है वो एक बकलिंग के जो फेल्यूर है उसको प्रॉपर्ली एग्जिस्ट नहीं कर पाते एज कम्पेयर टू रीइंफोर्स्ड कॉलम। क्योंकि रीइंफोर्स्ड कॉलम के अंदर अगर आपका कॉलम एक लॉन्गर है, सिलेंडर कॉलम है और स्टील का भी सिलेंडर कॉलम है, दोनों के ऊपर एक इन्वर्टेड फॉर्म में वर्टिकल लोड एक्ट कर रहा है, तो कंक्रीट का जो कॉलम है वो उसको इजीली हार्डर होने की वजह से उसके डायमेंशंस बड़े होने की वजह से वो उसको हैंडल कर लेता है।
लेकिन स्टील के डायमेंशन या मेंबर के जो थिनर होने की वजह से वो बकलिंग के फेल्यूर को इजीली हैंडल नहीं कर पाता और ये मेजर फ्लॉ अपीयर कराता है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर के अंदर अगर कॉलम के अंदर फेल आ जाना यानी कि पूरा स्ट्रक्चर जो है वो कोलैप्स कर जाना या डैमेज हो जाना या उसकी फंक्शनलिटी जो है वो खत्म हो जाती है उस स्ट्रक्चर की। The many disadvantages of steel can be summarized as follows. Number one is the maintenance cost. The steel structures are very open to the corrosion, कि वो इनवाइट कर रहे होते हैं corrosion को, ह्यूमिड वेदर को, या जो भाई मुझे corrosion जो है वो उसको अट्रैक्ट कर रहा होता है, अपनी तरफ खींच रहा होता है, वो ओपन होता है corrosion की तरफ, और corrosion जो है वो किसी भी वक्त उसके ऊपर अटैक कर सकता है when exposed to air, water and humidity। और इसी केस से बचने के लिए जो है वो हमें एक पीरियोडिकली एक टाइम ड्यूरेशन के साथ साथ जो फॉर एग्जांपल विद इन 6 मंथ हमें जो है वो एक प्रॉपर पेंट अप्लाई करना है ताकि जो है वो हमारा ह्यूमन वेदर उसको डैमेज ना कर सके स्टील को। तो ये जो पीरियोडिक इन्वेस्टिगेशन है, पीरियोडिक इंस्पेक्शन है ब्रिजेस की, इट कॉस्ट अस अ ह्यूज अमाउंट। तो ये हमें एक प्रॉपर जो है वो मेंटेनेंस कॉस्ट की तरफ ले जाता है, जो कि स्ट्रक्चर जो है वो लाइफ टाइम के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। एंड देन वी हैव अ फायर प्रूफिंग कॉस्ट। स्टील इज एन इनकम्बस्टिबल मटीरियल, कि स्टील जो है उसको आग लग सकती है, वो मोल्टन फॉर्म में जा सकता है। हाउएवर इट्स स्ट्रेंथ इज रिड्यूस्ड ट्रेमेंडसली एट हाई टेम्परेचर्स ड्यू टू कॉमन फायर्स। और स्टील जो है उसकी स्ट्रेंथ भी सिग्निफिकेंटली अफेक्ट होती है जब आपका एक टेम्परेचर का इफेक्ट उसके ऊपर अप्लाई हो रहा होता है। तो या तो आपने जो एक मेगा स्ट्रक्चर या बिल्डिंग या जो एक ब्रिज वगैरह बनाया है उसके ऊपर आप इवन फायर प्रूफिंग कोटिंग मटीरियल वगैरह अप्लाई कर दो, तो फायर प्रूफिंग कोटिंग मटेरियल जो है वो कितना उसको रेजिस्ट कर पाएगा। तो ये एक वन ऑफ द अनदर डिसएडवांटेज है स्टील की, कि ये आपका इनकम्बस्टिबल मटेरियल है जो कि फायर को कैच कर सकता है, और फायर के लगने की वजह से, हायर टेम्परेचर की वजह से ये अपनी फौरन जो है वो स्ट्रेंथ या जो है वो अपनी स्ट्रेंथ लूज कर देता है और फेल्यूर अपीयर करा सकता है आपके स्ट्रक्चर के अंदर। एंड देन वी हैव अ बकलिंग। जैसे हमने डिस्कस किया कि बकलिंग का जो केस है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है कॉलम के अंदर, स्टील के कॉलम के अंदर। फॉर मोस्ट स्ट्रक्चर द यूज ऑफ स्टील कॉलम इज वेरी इकोनॉमिकल, वो बहुत हमें सस्ते पड़ जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियोज। हाउएवर एज द लेंथ ऑफ सिलेंडर लेस ऑफ अ कंप्रेसिव कॉलम इज इंक्रीज, इट्स डेंजर टू बकलिंग आल्सो इंक्रीज। कि सिलेंडर कॉलम आपका या कॉलम जो है इटसेल्फ वो थिनर मेंबर है, थिनर स्टील के सेक्शंस हैं, आपको स्टील का जो एक हायर लेंथ या हायर स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो जो है वो बहुत ज़्यादा है, आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आपकी उसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाती है तो सिलेंडर लेस रेशियो की वजह से उसके अंदर किसी भी वक्त जो वो बकलिंग फेल्यूर अपीयर हो सकता है। एंड देन वी हैव अ फटीग। The strength of structural steel member can be reduced if this member is subjected to a cyclic loading। कि फटीग जो है वो बेसिकली आपके मेंबर को बड़ा हैजर्डियसली जो है वो उसको अफेक्ट करता है, हार्शली अफेक्ट करता है उस मेंबर को। क्योंकि आप एक स्टील की रॉड लें, उसको आप एक बैंड करें अपनी तरफ, फिर दोबारा सीधा करें, फिर दोबारा बैंड करें सीधा करें, बैंड करें सीधा करें, तो एक सर्टेन पॉइंट ऐसा आता है जिसके अंदर जहाँ से वो बैंड हो रहा है वहाँ पे वो वीक होना स्टार्ट हो जाता है और सिग्निफिकेंटली जो है वो ब्रिटल फेल्यूर अपीयर करा देता है। एंड देन वी हैव अ ब्रिटल फ्रैक्चर। कि साइक्लिक लोडिंग के अंदर स्टील बहुत ज़्यादा वीकर है। उसके बाद ब्रिटल फ्रैक्चर क्या कहता है, अंडर सर्टेन कंडीशंस स्टील मे लूज इट्स डक्टिलिटी एंड ब्रिटल फ्रैक्चर जो है वो मे अकर। इवन फटीग टाइप ऑफ लोडिंग जो है वो समटाइम्स ये ब्रिटल फ्रैक्चर जो है इसको एक्टिव कर देता है। कि सम केसेस के अंदर स्टील जो है वो डक्टिलिटी को लूज कर देता है, उसके अंदर ब्रिटलनेस होने की वजह से जो है वो ब्रिटल फ्रैक्चर फेल्यूर जो है वो अपीयर हो जाता है इन केस ऑफ रिपीटेड लोडिंग, इन केस ऑफ सीजनिक लोडिंग आल्सो। ये आपके पास एक कर्व है एसएन कर्व जो कि हम फटीग लोडिंग को रिप्रेजेंट करा रहे होते हैं, रिपीटेड या साइक्लिक रिपीटेड लोडिंग या साइक्लिक लोडिंग को रिप्रेजेंट करा रहा होता है। अब यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ग्रे कास्ट आयरन का है, उसके बाद मैग्नीशियम एक्सट्रूडेड है, उसके बाद जो है वो स्ट्रक्चरल स्टील रॉड है, एज रोल्ड स्टील है, एल्यूमिनियम अलॉय है, एनी टाइप ऑफ मटेरियल है स्टील का या कास्ट आयरन का। तो अब जैसे ही हमारे पास मिनिमम साइकिल्स हैं अराउंड 1000 है फॉर एग्जांपल, तो स्ट्रेसेस उसकी मैक्सिमम है अप टू 1000। लेकिन जैसे हमारे रिपीटेड साइकिल्स बढ़ते जा रहे हैं इसकी स्ट्रेसेस जो है वो रिड्यूस होती जा रही है। इवन इन केस ऑफ एल्यूमिनियम अलॉय एंड स्ट्रक्चरल रॉड जो है उसके केस में एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप है कि जैसे आपके साइकिल्स बढ़ते जाते हैं आपके अंदर जो स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है वो स्मूथली फॉल होती जाती है, रिड्यूस होती जाती है। तो फटीग का केस जो है वो कंक्रीट का एक मेजर ड्रॉबैक माना जाता है या डिसएडवांटेज माना जाता है।
नाउ वी हैव व्हाट आर द अर्ली यूजेस ऑफ आयरन एंड स्टील, कि इनका मैन्युफैक्चर बेसिकली किस तरह से एवोल्यूशन आई, कि डेवलपमेंट किस तरह से आई, कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था, आहिस्ता आहिस्ता हम मॉडिफाइड वर्जन की तरफ किस तरह आए, कि 1777 से लेके 1779 के दरमियान मेटल जो है एज अ स्ट्रक्चरल मटेरियल जो है वो विद कास्ट आयरन यूज होता था। सबसे पहले यूज किया गया, जिससे एक 100 फीट का आर्च स्पैन बनाया गया 30 मीटर का, जो कि इंग्लैंड के अंदर बनाया गया था 1777 में से लेके 1779 के दरमियान। उसके बाद 1780 से लेके 1820 तक तकरीबन ये जो पूरे इतने मिलेनियम थे, इनके अंदर नंबर ऑफ कास्ट आयरन की जो है वो ब्रिजेस बनाए गए ड्यूरिंग दिस पीरियड, कि उसकी थोड़ी सी मॉडिफाइड वर्जन जो है वो कास्ट आयरन के अंदर किया गया। उसके बाद जो है वो उन्होंने वैरायटी ऑफ ब्रिजेस वगैरह जो है वो डेवलप किए गए। 1846 से लेकर 1850 के दरमियान एक मिडनाइट स्ट्रेट ब्रिटानिया ब्रिज जो है वो एक लॉन्गर स्पैन के अंदर बनाई गई, जो कि एक एवोल्यूशन था, थर्ड एवोल्यूशन था यूं कह लो आप। उसके बाद 1840 के अंदर जो है वो रॉट आयरन ने रिप्लेस कर दिया कास्ट आयरन को, और उसने फौरन जो है वो जगह ले ली अपनी, कि भाई जो है वो आई एम मोर स्ट्रॉन्गर देन द कास्ट आयरन। और एक अचानक से एक थोड़ी सी बूस्ट आई इंडस्ट्री के अंदर, और फिर 1855 के अंदर जो है वो बेजेमर का जो कॉन्सेप्ट आया, जिसने एक इवॉल्व कराया, बिलो अप्लाई किया ऑक्सीजन का डीऑक्सीडाइज करने के लिए, जिससे कार्बन का कंटेंट वगैरह जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं हम, और इम्प्योरिटीज को रिमूव कर सकते हैं प्योर एक स्टील बना के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के जरिए। और उससे जो है वो स्टील की प्राइसेस भी सिग्निफिकेंटली गिर गई, और हमारा जो एक मटेरियल जो है वो गुड क्वालिटी का अपीयर होना स्टार्ट हो गया। और उसके बाद 1989 के अंदर स्टील शेप्स बनाए गए, डिफरेंट टाइप्स के गर्डर्स वगैरह, हैविंग यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 24,000 से लेके 100,000 PSI के दरमियान जो है वो डेवलप किए गए। उसके बाद जो है वो इन एंड ऑफ 20th सेंचुरी अराउंड उसके हमने जो है हाई स्ट्रेंथ मटेरियल्स डेवलप किए, जिनकी स्ट्रेंथ जो है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ वेरी कर रही थी। यील्ड स्ट्रेंथ 24,000 से लेके 1,00,000 PSI तक हम जा सकते थे ज़्यादा से ज़्यादा। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हम हायर स्ट्रेंथ स्टील की तरफ आए, स्ट्रक्चरल स्टील की तरफ आए, जो मॉडिफिकेशंस होते होते जो है वो हमारे पास एडवांस मटेरियल्स आते चले गए। नाउ असाइनमेंट नंबर 1, जैसा कि हमने डिस्कस किया हमारे क्वेश्चन के अंदर कि व्हाट आर द स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कौन से होते हैं, हमने एक थारो ओवरव्यू किया। इसके अंदर हमने 2 डायग्राम्स या 2 मेजर स्टेप्स जो है वो डिस्कस किए। द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन इन डिटेल द स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कि किसी भी बुक से हेल्प लें आप, एक पूरा कम्युलेटिव डिटेल के अंदर जो है स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को मेमोराइज करें और अच्छे तरीके से उसको जो है वो लिखें, और अगर असाइनमेंट के क्वेश्चन नंबर 1 के तौर पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज केमिकल कंपोजिशन ऑफ आयरन एंड स्टील, कि आयरन एंड स्टील या लोहे की और स्टील की जो है केमिकल कंपोजिशन क्या है दोनों मटेरियल्स की, एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ईच इंग्रेडिएंट इन डिटेल, कि हर मटेरियल का फंक्शन क्या है। फॉर एग्जांपल केमिकल कंपोजिशन के अंदर आपका स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में आयरन आ जाता है, कॉपर आ जाता है, उसके बाद जिंक है, उसके बाद जो है वैनेडियम है। तो ये जो मटेरियल्स हैं, केमिस्ट्री जो इन्वॉल्व है इसके पीछे, इनका रोल क्या है, हर एक इंग्रेडिएंट का रोल एक्सप्लेन करना है असाइनमेंट के अंदर। एंड द लास्ट डेट फॉर योर सबमिशन विल बी द नेक्स्ट लेक्चर। That's all for today. Thank you very much.